हे गाइस वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने क्या कर दिया था, आपका मिनी टेस्ट के लिए क्वेश्चन सीरीज डाल दी थी। आज पहली थी, ये मिनी टेस्ट होगा। ठीक है ना। मिनी टेस्ट में हमने क्या किया है, 73 क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है। और 73 क्वेश्चन में आपके सी सेट के लिए आपको क्या हो जाएगा, सी सेट के मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में जीएस पोर्शन जिसमें हमने उत्तराखंड और जीएस पोर्शन को लिया है। ठीक है ना। तो पीडीएफ मैंने शेयर की थी, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो जाके ग्रुप में जुड़े टेलीग्राम के। ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और साथ में अगर आप जो लोअर पीसीएस है उसके मेंस की तैयारी करें तो उसमें भी मैंने एक टेस्ट सीरीज दी है आपको आंसर राइटिंग के लिए, और साथ में आपका आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले। जो आज टेस्ट सीरीज थी उसके क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि इसका आंसर ये था, एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जो उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। होप सो आपका आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अगर जो लोग नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ नहीं जुड़े, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए और सर्च ऑप्शन में क्या करें, उत्तराखंड जीके 1 टाइप कीजिए, और या तो फिर आप हमारा जो उत्तराखंड का जो एजे टुडे का जो मेन चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड के लिए ये चैनल ज्वाइन करिए या फिर मेन चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन पेपर था। तो पहला क्वेश्चन था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो सबसे पहले ये कब आया था, इसे पूछा कौन सी ईयर में आया था। तो ये आया था आपका 1878 में। ठीक है। और 1807 में किस में आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ठीक है। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने इसको निकाला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसमें क्या था, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, इसमें यह था कि अगर आपको कोई भी आप क्या करोगे, कोई भी चीज पब्लिश करोगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो चीजों को क्या करेगा, पब्लिश कर पाएगा। ठीक है ना। तो जिससे क्या हुआ, जो भारत की प्रेस थी, है ना, वो क्या हो गई, आपकी क्या हो गई, उसे पब्लिश से पहले क्या करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के लिए उन्हें किससे जाना पड़ता है, ब्रिटिशर्स के पास जाता है। अब ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ कोई भी बात होगी तो क्या होगा, उसे पास नहीं होने देंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। क्या हो गया, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो आपकी ब्लॉक हो गई थी। ठीक है ना। तो इसी को क्या कहता है, रिलीज किया था फिर। ठीक है ना। भारतीय प्रेस का पितामह, या फिर कैसे कहा जाता है कि भारत प्रेस के फ्रीडम प्रेस का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कौन होता है, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ, याद रखना आप। इन्होंने आपकी जो ये क्या था, वर्नाकुलर प्रेस को क्या किया था, अबॉलिश किया था। ठीक है। फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ठीक है। 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है। उसे पूछा कि एट विच प्लेस मुस्लिम लीग फॉर्म इन 1906 में, 1906 में कहाँ बनी थी, ढाका में बनी थी। कौन, मुस्लिम लीग, आगा खां बंधु ने। ठीक है। आगा खां, आगा खां भाइयों ने क्या किया था, इसकी आपकी मुस्लिम लीग की वो करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, हु यूज्ड टू बी द, आई वांट टू बी अ गोखले ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम का गोखले बनना चाहता हूँ, किसने कहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। आपको पता है जो गोखले थे वो किसके पॉलिटिकल गुरु थे, किसके पॉलिटिकल गुरु थे, ये थे महात्मा गांधी के, एमजी गांधी के कहते पॉलिटिकल गुरु थे, है ना, राजनीतिक गुरु थे कौन, गोखले जी। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी का नाम आ गया तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे, 1915 में। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द राइट टू रिशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन, पहले देखो क्या बनता है, पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है। ठीक है। फिर नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइस करता है, उनको क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट रहता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता कौन है, किसके उसमें बनाता है, पीएम बोलता है कि जो कौन कौन से मेंबर बनेंगे मिनिस्टर, किसको, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर किसके पास रहेगी कि वो रिशफल कर सकता है, कौन रिशफल कर सकता है बताइए, तो वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। ठीक है। काउंसिल, क्योंकि वही तो बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर सकता है, 74 आर्टिकल 2 आपको याद रखना चाहिए। ये क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है, वो क्या करेगा, सीक फॉर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीक फॉर एडवाइस। ठीक है। कौन से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करता है, एडवाइस लेता है। कौन सा आर्टिकल में लिखा है, 74 के 2 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। लोकसभा के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। पूछे आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग बिटवीन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय, देखो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में आपको कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी आपका क्या होगा, प्रेसिडेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, कभी भी कोई अगर दिक्कत आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो चीजें कौन सुलझाता है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही सुलझाता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट
2020 की रिपोर्ट, ठीक है। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है। तो कितनी रैंक थी हमारी, 63 थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ईज ऑफ डूइंग जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और 63 है, 63 से एक 53 भी याद आ रहा है मुझे। 53 किसकी है, आपको याद रखना है। 53 इंडिया की रैंक थी किसमें, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो क्या थी, इंडिया की रैंक कितनी थी, 53। और जिसमें इंडिया की रैंक 53, उसमें टॉप किसने किया था, सबसे अच्छी वो किसकी मानी जाती है, तो वो नॉर्वे की मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखना ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। इन चीजों को जरा ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी इन 2020 और 2021 में इंडिया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत ने एग्रीकल्चर कितना शेयर था, तो एग्रीकल्चर शेयर कितना था, 19.9%। एक्चुअली में ये था 20% के आसपास, है ना। तो 20% ध्यान रखना है, तो 19.9% के आसपास मैंने देखा, तो इतना परसेंट हमारा क्या था, एग्रीकल्चर शेयर कर रहा था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 19-20% के आसपास था। तो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो पूछ लिया, लेकिन अगर आपसे पूछे और सेक्टर में, तो आपको याद रखना है जो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा था, ठीक है। सर्विस सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा था, अप्रोक्सीमेटली 54% के आसपास। फिर आपका जो था इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर था आपका 26% के आसपास, ठीक है। और एग्रीकल्चर कितना हो गया, 20% के आसपास हो गए, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। और सबसे पता जीडीपी में सपोर्ट कौन करता है, आपकी जो इंडिया की जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया की जीडीपी में कौन होगा, इसी हिसाब से होगा। देखो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, और लास्ट में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इंडिया की उसमें करता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। और मोस्ट अगर जीडीपी भले सर्विस सेक्टर ज्यादा है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है, लेकिन आपका क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट किस में ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, फिर आपका सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, फिर आपकी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है, एग्रीकल्चर में, दूसरा सर्विस सेक्टर में, तीसरा इंडस्ट्री सेक्टर में है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। सर्विस सबसे ज्यादा देती है जीडीपी में हिस्सा, और आपकी फिर इंडस्ट्री आती है, फिर आपका क्या था, एग्रीकल्चर। अगर हमने पूछा था कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, तो 19.9% क्या करता है आपका, हमारे जीडीपी में सपोर्ट करता है कौन, एग्रीकल्चर। और सर्विस सेक्टर में कितना है, 54%, और इंडस्ट्री सेक्टर 26%। एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया था कि स्मार्ट सिटी मिशन में 2015 में लॉन्च किया था। और इसमें कहा गया था कि 100 सिटीज का क्या करेंगे ये लोग, अपग्रेडेशन करेंगे, तो 2015 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट पूछा हुआ है कि 2000 यूनियन बजट में आपका जो 2021-22 का जो है फिस्कल डेफिसिट, वो कितना था जीडीपी का, तो 6.8% था, ठीक है, 6.8%, ठीक है। कितना परसेंट, 6.8% आपका रहा है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट याद रखना। अच्छा एक और चीज याद रखना, इस बार की जो हमारी इकोनॉमी रही है, ठीक है ना, जो हमारी इकोनॉमी रही है, ठीक है ना, जो हमारी ग्रोथ हुई है वो कैसी ग्रोथ हुई है, वी शेप ग्रोथ हुई है हमारी इस बार, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और चलो एक और चीज बता देता हूँ आपको, गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एफडीआई किस में दिया था, ठीक है। 2021 और 22 के जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें आपको पता होगा कि एफडीआई सबसे ज्यादा किस में दिया है, तो एफडीआई सबसे ज्यादा ध्यान रखना फूड में, फिर फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, फूड में, फिर फर्टिलाइजर्स में, और फिर पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा एफडीआई दी है, सॉरी एफडीआई बोला, सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। सबसे ज्यादा सब्सिडी, मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ द सब्सिडी, ठीक है। सबसे ज्यादा सब्सिडी किस में दी है, तो फूड में, फिर फर्टिलाइजर में, फिर पेट्रोलियम में, ठीक है। एफडीआई सॉरी, एफडीआई नहीं, सब्सिडी। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सब्सिडाइज किसको किया है, ठीक है ना, फूड को, फर्टिलाइजर को, पेट्रोलियम को। तो फूड को गवर्नमेंट ने 2021-22 में क्या है, सबसे ज्यादा सब्सिडाइज किया है, फिर फर्टिलाइजर को, फिर पेट्रोलियम में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए आप लोग थोड़ा पॉज करके इसे वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा कि वन ऑफ द कोल्ड करंट, अब कल ही मैंने ज्योग्राफी के नोट शेयर किए हैं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी के नोट शेयर किए, उसमें मैंने आपको लिखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको जो नोट्स है उसी को समझा दूंगा। तो इसमें से पूछा कौन सा कोल्ड करंट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कौन सी ठंडी धारा नहीं है। तो देखो आपको मैंने बता, अगर आपको नहीं पता, देखो जब भी आपने जो मैंने नोट शेयर किए हैं, जो भी जल धारा आपकी मेडिटेरियन जो आपकी क्या विश्वत रेखा है ना, उससे ऊपर की तरफ उठ रही होगी, वो हमेशा गर्म होगी, याद रखना, ठीक है। यहाँ इस तरफ नीचे गर्म होगी, और जो क्या होगा नीचे की तरफ आ रही होगी, वो क्या कहलाएगी, ठंडी कहलाएगी।
तो आपको नॉर्वे पता है, नॉर्वे करंट, तो यहाँ पे नॉर्वे और ये नॉर्वे के यहाँ से ऊपर से जाती है, ये कौन सी धारा होगी, फिर गर्म धारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये ठंडी होती है कैलिफोर्निया, ये नीचे आती है, ये भी नीचे आती है और ये आपकी नीचे की तरफ मुड़ती है, और जबकि नॉर्वे जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ती है, तो ये गर्म हो गई। ठीक है ना, ये कल ही मैंने शेयर किए थे और आज इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक कमिटी टिल 2025 तक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्नर का नाम थॉमस बैच। ठीक है, थॉमस बैच है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन विच ऑफ द मुगल एंड चंद डायनेस्टी द रिलेशन हैज बीन डिस्क्राइब। मुगल और चंदों का रिलेशन सबसे पहले किस बुक में, किस किस में मिला है, तो जहांगीरनामा में मिला है। ठीक है ना, जहांगीरनामा में मिला है, और जहांगीरनामा में एक ये भी कहा दिया कि एक क्या हाथी और एक घोड़ा, एक हाथी और एक घोड़ा गिफ्ट दिए थे किसको, एक हाथी और घोड़ा किसको दिए थे, शाम, ठीक है, श्याम शाह को, श्याम शाह को। ठीक है ना, तो याद रखना। ठीक है, जहांगीरनामा में देखने को मिलता है कि एक हाथी और एक घोड़ा गिफ्ट किया किसको, श्याम शाह को। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, इसमें पूछा है कि आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है। देखो गोविंद जो है, गोविंद विहार वो आपका उत्तरकाशी में, और पहला स्नो लियोपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, स्नो लियोपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है गोविंद, आपका गोविंद बिहार। ठीक है, ये उत्तरकाशी में। एस्कॉट कौन है, पिथौरागढ़ में, याद रखना आपको। बिनसर आपका अल्मोड़ा में, लेकिन जो सोना है वो सोना चमोली में नहीं है, ये पौड़ी में है। ठीक है, पौड़ी में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है, तो 1871 में। किसने पब्लिश किया था, तो बुद्धि बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार को पब्लिश किया है। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कत्यूरी डिनेस्टी। देखो बहुत सारी बुकों में आपको सोमचंद मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली जब बहुत ज्यादा क्या एक्सकवेशन हुआ है, बहुत ज्यादा खुदाई वगैरह हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, तो उससे पता चला कि जो कत्यूरी का जो सोमचंद था वो कत्यूरी से उनका रिलेशन नहीं था, तो थॉरचंद इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेकिन कई किताबों में अभी आपको सोमचंद ही मिल रहा है, लेकिन अब इसका आंसर थोरचंद है। ठीक है, थोरचंद याद रखना। इन विच ईयर द टिहरी राज्य प्रजामंडल वॉज स्टैब्लिश, तो आपको याद रखना है ये बना था 1939 में बना था, और कहाँ बना था, ये देहरादून में बना था। ठीक है, देहरादून में बना था। और ये किस लिए बना था, कि जो टिहरी के लोग हैं, टिहरी के जो लोग हैं उनको क्या मिलेंगे, अधिकारों के, टिहरी के लोगों के अधिकारों के लिए बना था। ठीक है, ये कि उनको अधिकार से वंचित ना किया जाए, तो इसलिए प्रजामंडल बना था। कहाँ बना था, देहरादून में बना था, 1939 में बना हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये हिंदी में आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द गढ़वाल राइफल कैंटोनमेंट वाज एस्टैब्लिश इन लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इन विच ईयर ऑफ द गढ़वाल रीजन द फर्स्ट टी फैक्ट्री वाज सेट अप इन 1843। 1843 में जो कैप्टन कैप्टन हडल्स्टन, ठीक है, कैप्टन हडल्स्टन था। ठीक है ना, कैप्टन हडल्स ने दो जगह टी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है ना, 1843 में इसने दो जगह टी फैक्ट्री खोली थी, एक तो खोली थी गडोली में और एक करी थी इसने पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी और गडोली में, तो आंसर आएगा यहाँ पे सी। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या था, पौड़ी था, वो पौड़ी है नहीं, और किसने किया था, कैप्टन हडल्स्टन ने किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंडर हुम हुज वाज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल जो था ना वो किसके अंडर में आता था, तो वो आता था डिप्टी कमिश्नर के। क्यों, क्योंकि जो भाई आपका उसमें आता था टिहरी, टिहरी में क्या थी, राजा, प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, तो जो अंडर था वो वहां पे क्या कलेक्टर नहीं कर सकते, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देना के इन विच ईयर वर द गोरखा डिफीटेड द राजा प्रद्युमन शाह विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। ये क्वेश्चन ही गलत है। इन विच ईयर द गोरखा डिफीटेड बाय राजा प्रद्युमन शाह विद द हेल्प ऑफ, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजा प्रद्युमन की शाह की हेल्प से थोड़ी हराया था गोरखा को, है ना, गोरखा ने ब्रिटिशर्स की हेल्प थोड़ी ली। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज होगा, दिस इज क्वेश्चन गलत। ठीक है, इसको काटेंगे हम। ठीक है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच ईयर द गोरखास डिफीटेड बाय राजा प्रद्युमन शाह विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो राजा प्रद्युमन शाह के उससे थोड़ी हारे ये लोग। ठीक है, सुदर्शन शाह आया था, राजा प्रद्युमन तो वो था, क्या बोलते हैं आपका, जो हारा था 1803 में खुरबुरा की वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रद्युमन शाह नहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who among the following is considered as the father of the artificial intelligence। आपको पता होगा, देखो कंप्यूटर कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर आपको पता होगा उसकी 5 जनरेशन है। ठीक है, तो 5 जनरेशन में पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज की थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब थी, आप लोग ये याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। दूसरी क्या थी आपकी, वैक्यूम ट्यूब हो गई,
ओके, दूसरी में ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर बने थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर बने थे कंप्यूटर में। तीसरी चीज क्या थी, इंटीग्रेटेड चिप थी। चौथी क्या होगी, माइक्रो प्रोसेसर थे इसमें, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, छोटे छोटे प्रोसेसर आने लगे। और पांचवी क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज हम कंप्यूटर के क्या आगे पांचवी सीरीज में आ चुके हैं। और इसने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉन एम कार्थी को, ठीक है, जॉन एन कार्थी को कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सर एल जेफरी ने किया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, डीएनए में डबल हेलिक्स किसने खोजा था, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने बता देता हूँ, डीएनए में डबल हेलिक्स किसने खोजा था, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इसमें डबल हेलिक्स बताना है, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे। डॉल्फिन इज एग्जांपल ऑफ द मैमल्स, डॉल्फिन क्या होती है, मैमल्स होती हैं, एव्स होते हैं पक्षी, मछलियां एम्फीबियन होते हैं जो आपके पानी और उसमें दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। येलो फीवर, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ शायद, आर का पेपर में करवाया था, वहां पे भी कराया था। तो एडीज, येलो फीवर किससे होता है, एडीज मच्छर से होता है। एनोफ्लीज किससे होता है, मलेरिया, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया होता है आपका फीमेल एनोफ्लीज से, और जो आपका येलो फीवर रहता है वो होता है एडीज। आपको याद रखना है कि जो खून चूसते हैं वो क्या होती है, फीमेल्स होती है, फीमेल मच्छर होती है, ठीक है। मेल मच्छर वो उससे रहते हैं, क्या बोलते हैं, पौधों का रस पी के जिंदा रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, देखो फ्लाइटलेस बर्ड क्या होती है, जो उड़ नहीं जो उड़ सकती है, ठीक है, यहाँ पे फ्लाइट बर्ड, देखो कीवी ऐसा बर्ड है जिसके तो पंख ही नहीं होते हैं, है ना, पंख ही नहीं होते हैं इसके, पंख ही नहीं, ठीक है। इम्यू के और ऑस्ट्रिच के पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते, तो बचा सारा स्क्रीन ऐसा पक्षी है जो क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, ठीक है ना, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 द ईच इज डिविजिबल, each of which is not only exactly divisible only 4 but also at 4, मतलब क्या कह रहा है, केवल 4 से डिविजिबल ना हो लेकिन उसमें 4 भी हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं करूंगा कि 100 से अगर मैं काटूं 4 को, तो 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 25 तरीके। अब बोल रहा है कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 4 हो, देखो 4 आता है, ठीक है, पहला नंबर है जिसमें 4 है, ठीक है। अगर दूसरे करूँ तो आपको 14 आपको डिवाइड होता नहीं है, 24 आपका होता है डिवाइड, ठीक है, फाइन। आपका फिर उसके बाद 34 डिवाइड होता नहीं है, 44 डिवाइड होता है, ठीक है, फिर 40 भी डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 4 है और 4 से भी डिवाइड होता है, 48 भी है, यहाँ पे 4 है और 4 से डिवाइड हो जाता है। फिर 52 54 डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना, 58 हो नहीं सकता, ओके। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, 64 64 डिवाइड होता है, 68 होगा नहीं, ठीक है ना। फिर आपका 72 हो गया, नहीं है, 74 हो नहीं सकता, ठीक है, 76 78 नहीं हो सकता, 80 84, तब आता है आपका 84 जो डिवाइड हो सकता है 4 से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 88 नहीं हो सकता, फिर हम 94 में चलेंगे, ठीक है, 80 के बाद 94 भी नहीं हो सकता, तो दिस आर द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100 आर देयर each of which is not only exactly divisible for 4 but only also, कितने नंबर हो गए, 2 2 4 2 6 7, 7 ऐसे नंबर है जो क्या हो सकते हैं, केवल 4 से डिविजिबल होते हैं, उनके में 4 भी होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, ये हिंदी वाले देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा हुआ है कि एक हॉल है और उस हॉल में क्या है, 200 बाय 50 मीटर का हॉल है, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, एक हॉल है ऐसा बड़ा सा, और उसमें आपको लगानी है छोटी छोटी टाइल्स, और एक टाइल का खर्चा बोल रखा है कि इतने 3.50, तो कितने इसमें कितने लगी टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसका एरिया निकाल देना है हमको, तो 200 इंटू 50, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मीटर में, नीचे ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको चेंज कर देंगे, तो मैं 100 इंटू 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गई चेंज। अब यहाँ 10 इंटू 10 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, तो यहाँ पे से नंबर ऑफ टाइल इतनी लगी, ठीक है, 2 पंजे 10, 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया, ठीक है, जो कि कितना बन रहा है आपका, ये बन जाएगा आपका 1000 10,000 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख बना, और इसमें आपके इतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, 10 लाख टाइल्स की, और उसमें हमें 3.5 करना, तो कितना हो जाएगा, 35 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कि एक मैन है वो अपनी सैलरी को स्पेंड करता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 10 है, जब भी आपको अपॉन में दिख रहा हो, ठीक है, तरीके बहुत है, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे सोचना है। ऐसा नंबर सोचो तो तीनों से डिवाइड होता है, तो आपको सबको पता है 80 नंबर, तो ठीक है, 80 हमारे पास एक नंबर था, 80 नंबर का 2/5 उसने क्या कहा, खर्च कर लिया, तो उसका 2/5 करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 रुपए उसने खर्च कर दिए। फिर उसने बोला ऑन द फूड एंड 3/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन द हाउस एंड रेंट, तो इसका 3/10 निकाला, अब हमने इसका 2/5 32 आ गया, 3/10 निकाला तो 24 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/8 करेंगे,
एंड 1/8 ऑफ द सैलरी। अब 1/8 करेंगे तो करो 1/8 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसने खर्च खर्च कर दिए, बचा ही स्टिल लेफ्ट 1400 विद हिम। तो कर लीजिए, ये आ गया 34 और 36 और 2 56 और 10 66, 66 आ गया। ठीक है ना, 50 और 56 10 66, तो 66 वो खर्च कर चुका है। ठीक है, जिससे खर्च कर चुका है। अब बचा कितना 66 में से, ये हो गया आपका 70 और 10 80। 14 की वैल्यू दे रखी है हमें 1400 रुपए। 14 की वैल्यू दे रखी है 1400 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई 100। और आपने माना कितना था, 80 रुपए माना था कि हमारे पास 80 रुपए है। तो 80 में तो पूछ रहा है कि सैलरी कितनी है, तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप्स आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गो की वैल्यू दे रखी 32। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है गो इज इक्वल टू 32, सी इज इक्वल टू 49। अगर मैं 1 2 3 4 करके करूँ यहाँ पे, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, जी 7 होता है। ठीक है, ओ कितना होता है, 15 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूँ तो ये आ जाता है आपका 22। लेकिन क्या ये 22 हो रहा है, नहीं, यहाँ पे तो 32 लिखा है। क्या मल्टीप्लीकेशन 15 सत्ते कितना होता है आपका, 105 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे भी करोगे तो ये आपका 49 नहीं आएगा, ये आपका 32 आएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूजन आएंगे कैसे करना है, तो आप जब भी आपका ऐसे हो ना कि ना मल्टीप्लीकेशन लग रहा हो और ना ही आपका क्या एडिशन लग रहा हो, तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। ठीक है, आप क्या करो, z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इस तरह से चलो। या तो फिर आप लोग ध्यान में रखना कि जैसे गो है, ये गो, ये उल्टा, या तो आप उल्टा वाला सीक्वेंस याद रख लो, या फिर जैसे इसकी 7 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको देखो, आपको पता है टोटल अल्फाबेट में कितने होते हैं, 27 लेटर होते हैं। तो इसको 27, आपको क्या करना है, 27 बनना है। तो यहाँ पे उल्टा, जब उल्टा चलेंगे ना, तो जो जी 7 है उल्टे से कितना नंबर आएगा, 20 नंबर आएगा। और जो ओ है वो उल्टे से कितना नंबर आएगा, 12 नंबर आएगा। और याद रखना कि इनका 27 बनाना होता है टोटल। ठीक है, 27 बनता है इनका, आगे पीछे उल्टा पीछे करके। तो इस तरह से, तो अब अगर हम उल्टे से चलेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आएगी 20 + 12 जो कि 32 होती है। तो हमें पता चल चुका है कि जो लेटर्स हैं वो उनका उल्टा लिखा गया है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस सोम को उल्टा लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, किसको लिखने के, सोम को उल्टा लिखने की कोशिश करोगे, तो आंसर कितना आएगा फिर आपका। ठीक है, आपका आंसर आएगा 56। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ओ की वैल्यू कितनी, 15, तो आपने इसमें 12, मतलब अगर आपको 27 बनाना है तो वो आएगा 12। तो ओ को आप एक्चुअल में ओ की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है ना, तो उसी तरह से आप इस उल्टा, जैसे ई कितना हुआ आपका, ए बी सी डी ई, ई कितना है, 5वां। तो ई की अब 5वीं वैल्यू ना होके कितनी हो जाएगी आपकी, 22। ठीक है, ई को 22 लिखोगे आप। ठीक है, उसी तरह ओ 15, यहाँ पे 12 लिखोगे आप। इसी तरह एम की भी वैल्यू लिखोगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है और आपको अब करना है। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आपका टाइम से रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर 24, कितना रहेगा, 24 5 पास्ट 5 होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखो एक चीज समझो कि जब आपकी 5 बजती है, तो ये 5 बजी। ठीक है, ये 5 बजी, तो कितने इनमें कितने मिनट का गैप है, 25 मिनट गैप है। अब हमें ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट गैप होना चाहिए, 3 मिनट का। तो मतलब जो ये वाली घड़ी है ना, हैंड वाली, इसने कितना मिनट ट्रेवल किया होगा, 22 मिनट ट्रेवल किया होगा। हम जानते हैं कि हर 55 मिनट पे 60, हर 60 मिनट पे 55 मिनट की क्या मिलती है, बढ़त मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे से एक की वैल्यू करेंगे तो 60 कितना आएगा, 55। और 22 को सॉल्व करोगे तो 22, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11 5 का, और 5 दूनी 12, दैट इज 24 मिनट। ठीक है, तो बस यहाँ पे 24, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 मिनट का ध्यान रहने ले, लेकिन 24 मिनट में पता चल चुका है 24 मिनट, तो 24 मिनट का करेक्ट आंसर। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि आपको क्या है, ए और बी की एज, प्रेजेंट एज 1/3 है, एंड एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर विल बी। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1/2, इसको इससे करो, इसको इससे करो, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 जा 3 3 जा 2 जा, इन दोनों के बीच का है तो x मान लो, इन दोनों के बीच 1 है, कुछ रहने दो। ठीक है, तो 1 का कितने, यहाँ पे कितना बोला इसने, 8 आफ्टर, तो यहाँ पे 8 लिख दो। तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो, x की वैल्यू 8 लिख दो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज, कितने टाइम पहले इनकी रेशियो 1 हो रही होगी। तो इनकी अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूँ ना, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 और 24। ठीक है,
एक 8 और 24, तो वो बोल रहा है कितने साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, 1/5 रही होगी, ठीक है ना। तो 1/5 रही होगी, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर मैं इसमें से 24 में से 4 घटा दूंगा, ये इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, रेशियो में नहीं है, ये प्रेजेंट एज है। तो इसमें से अगर मैं 4 घटा दूंगा, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, 1:5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आवर्स। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि इसमें क्या है, बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। ठीक है, इनमें क्या होगा, होंगी, देखो कुछ मदर्स क्या होंगी, जो वुमेन्स होंगी भाई, जो मदर होगी वो तो वुमेन्स होगी ही होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी मदर्स क्या हो, आपकी वो हो, तो ये वुमेन्स हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मदर्स हों जो इंजीनियर भी हो और वुमन भी हो, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन जो आदमी है, आदमी भी तो इंजीनियर होते हैं, तो इंजीनियर जो होते हैं वो मेल भी होते हैं, तो मेल थोड़ी और माँ बन सकती है। तो इस तरह से होंगे, ठीक है ना, कुछ आएंगी, कुछ फीमेल्स क्या होंगी जो माँ नहीं होंगी लेकिन वो होंगी। तो ये वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ए वाला ही सटीक बैठेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, फिर आता है टू ट्रेन आपस में कितने हैं, देखो एक एक की है 120, दो आपस में है, दोनों सेम ट्रेन है, तो 240 मीटर हो जाएगी। दोनों की क्या स्पीड जुड़ जाती है, आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जाएगा 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, और ये आ जाएगा तो 64 जा 4 मिनट में ये आपस में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा इज 21 फ्रैंक द रैंक। देखो मेगा जो है वो आगे, मेगा यहाँ बैठी है, ठीक है, ये मेगा बैठी हुई है यहाँ पे, तो इससे आगे 20 बच्चे होंगे, ये खुद 21वीं है, और इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब वो कह रहे हैं कि उल्टे से इसका कितना नंबर होगा, तो बताओ अगर यहाँ 30 बच्चे पीछे बैठे तो 31वां नंबर उल्टे से नहीं होगा, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 68 है और ये आपका 130 है, ये 350 है। तो किस तरह से किया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है 4 की पावर 3, 64 प्लस 4 दिया है, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये 130 कितनी हो गई, तो 5 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगी, देखो 125 प्लस 5 इजिकल टू 130। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 350 किसके करीब होता है, 7 के क्यूब के, और 7 के क्यूब मतलब ये हो जाता है, तो 343 प्लस 7 350। तो इसके देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज बनी हुई है 4 5, यहाँ पे 6 करा होगा, 6 का क्यूब प्लस 6, तो दैट इज 216 प्लस 6 करेंगे तो 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हु सेड द क्रिप्स मिशन इज पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, कि ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा कि ये उस चेक के बराबर है जिसकी डेट खत्म हो चुकी है और बैंक में इसका कोई फायदा नहीं है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In which year the first time of the national anthem was sung in the session of the Indian National Congress। तो 1911 में गाया गया था भाई, 1911 में। अच्छा, मैंने आपको एक आईएनसी की पीडीएफ शेयर की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है ना, तो मैंने सब बताया था। तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कि 1911 में आईएनसी का चेयरपर्सन कौन था जिसमें आपका नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया था, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखोगे। Who was the first गढ़वाली किंग टू विजिट द मुगल कोर्ट। देखो श्याम शाह, अभी हमने डिस्कस किया ना, जहांगीर नागा में इसको एक हाथी और एक घोड़ा भी मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे श्याम शाह। हु इज नोन एज अ झांसी की रानी। झांसी की रानी किसे बोला गया है, तो तीली लोतोली को बोला है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में एक 1934 में जो हुई थी, उसमें इन्होंने क्या कहता है, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिया था। तो कौन थे वो, एम एन रॉय थे, इस चीज का ध्यान रखना, 1934, इन द 1934 में, ठीक है। और जो बी आर अम्बेडकर थे, तो एक तो याद रखना 1932 में इन्होंने क्या बनाई थी आपकी, 1932 में क्या हुई थी, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। और दूसरा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जो आपके कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वो कौन थे आपके, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स गिव द मैक्सिमम रेवेन्यू, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एज पर द 2011 द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वाज। देखो भाई, इंडिया के जो रूरल पॉपुलेशन है ना, वो रूरल पॉपुलेशन थी अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास। तो जो अर्बन रहेगी, वो कितनी रहेगी, 30% के आसपास, ये याद रखना। तो मोस्टली यहाँ पे 30% सिर्फ यही है, तो यहाँ पे रख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ध्यान दोगे तो ये 69 पॉइंट और ये 31 के आसपास है, ठीक है। लेकिन कई बुकों में आपको डायरेक्टली आपको अर्बन जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 7, किसी बुक में आपको 70 मिलेगा, किसी बुक में 71 भी मिलेगा, ठीक है ना, 71 मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है जो रूरल पॉपुलेशन है वो 70 के आसपास है, और जो अर्बन है वो 30 के आसपास है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान में रखना।
नाबार्ड, नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? 1982 में नाबार्ड का सेटअप हुआ था। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये यूके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। विच कमिटी रिकमेंड द इंट्रोड्यूस द किसान क्रेडिट कार्ड का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो इसका रिकमेंडेशन दिया था, तो इसका दिया था आरवी गुप्ता ने, ठीक है, आरवी गुप्ता ने। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा पूछा था डिफेंस, एक डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसने डिफेंस आपका वो दिया था, डिफेंस से लेकर रिफॉर्म के बारे में बात की गई, भाई डिफेंस में रिफॉर्म होना चाहिए। तो कौन सी कमेटी थी? नरेश चंद्रा, नरेश चंद्रा कमेटी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। गारो हिल्स एंड मिरकल हिल्स आर द पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू? तो आपको याद है गारो हिल्स और वो जो मेघालय प्लेट्यू का है, ठीक है, गारो मिलकर जयंती हिल्स, वहां पे इस वजह से आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड द एक्सपोनेंशियल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अल्टीमेट कॉज ऑफ मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम? किसने कहा था? थॉमस मैल्थस ने कहा था, और इसने एक थ्योरी भी दी थी थैलेस मेथड में, इकोनॉमिक में, ठीक है, इसी के ऊपर। ठीक है ना, हिंदी वाला थोड़ा पॉज करके देख लेना जो अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है आपका 76 आर्टिकल में, ठीक है, तो ये कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंटेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है ना। वेयर इज द लार्जेस्ट पेपर मिल इन? लाल कुआं में, लाल कुआं में सबसे बड़ी पेपर मिल है उत्तराखंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज क्रॉस टू बी इन ऑर्डर टू द गंगा वैली से? अगर आपको यमुना वैली में जाना है तो कौन सी आपको रेंजेस, माउंटेन रेंजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक है, इसका नाम है राड़ी का डांडा, ठीक है, राड़ी का डांडा को आपको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आपको गंगा वैली से आपको यमुना वैली में जाना है, ठीक है, तो राड़ी का डांडा आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। बागेश्वर टाउन कौन सी रिवर के किनारे है? तो आपको याद रखना है, इट इज इन द संगम ऑफ, इन द कन्फ्लुएंस ऑफ वट, सरयू एंड गोमती, मतलब इनके संगम में बना है, ठीक है, बागेश्वर टाउन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। सबसे लोएस्ट लिटरेसी किसकी है? तो उधम सिंह नगर की है, ठीक है, उधम सिंह नगर की सबसे क्या है, लिटरेसी कम है, 2000 एज पर द 2011 सेंसस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। इन उत्तराखंड बाखर, बाखर किससे रिलेटेड है? स्टोर ऑफ द सीरियल्स, ठीक है, जो भी खाद्य सामग्री होती थी उनका जो स्टोरेज होता था उसको बोलते थे बाखर, ठीक है। तो पुराने टाइम बोलते थे, ये वर्ड बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम में बोलते थे बाखर, बाखर क्या होता था? जो स्टोरेज ऑफ द फूड सीरियल्स होते थे उसे बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, हर्षवंती बीस्ट क्या है? ठीक है ना, तो हर्षवंती बीस्ट जिनका संबंध क्या है उत्तराखंड से, ये क्या है? ये माउंटेनियरिंग है, ठीक है, माउंटेनियरिंग है, इसको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ उत्तराखंड फेमस फॉर द हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो आंसर है हरिद्वार। आपको पता है ना, कुंभ मेला होता है तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में ही आते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में। फिर आपसे पूछा कि उत्तराखंड में पताल भुवनेश्वर, जो पताल भुवनेश्वर है ये कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। पताल भुवनेश्वर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है ये उत्तराखंड के एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हिंदी वाले देख लीजिए आप, ठीक है। अब चलते हैं बीसीजी। बीसीजी क्या लगता है? देखो, बीसीजी लगता है जब ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, उससे पहले ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन वैक्सीन जो लगती है वो ट्यूबरक्लोसिस से लगती है। टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, याद रखना। विच टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू द पॉलिटेड वायरस? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी दोनों होंगे, ठीक है, इसका आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू द मेजर द ह्यूमिडिटी? दिस इज हाइग्रोमीटर। कल जो ज्योग्राफी के नोट्स शेयर किए थे उसमें मैंने भेजा था, उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये मेघालय के पठार वगैरह जो लिखे वो भी, सॉरी पहाड़ियाँ लिखी है वो भी वहाँ पे उसमें नोट्स में होंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि द पेरीमीटर, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। पेरीमीटर दिया है आपको, बोला है कि पेरीमीटर कितना होता है? 2l प्लस बी इज इक्वल टू 82 दे रखा है, और एल बी की वैल्यू दे रखी है आपको 400, ठीक है। यहाँ पे से आप करोगे तो ये 41 आ जाएगा, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी, और एल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग तभी भी ज्यादा जबरदस्ती सॉल्व करना चाहते हो तो करो, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एल बी दे रखना आपको 400। तो ऐसे नंबर सोचो कि जो दो चार मल्टीप्लीकेशन करे, देखो, और दोनों का सम कितना होगा? 41 होगा। अगर मैं 25 ले लेता हूँ सपोज, एक नंबर यहाँ पे ब्रेथ अगर मैं 25 ले लेता हूँ दोस्तों, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 16 हो जाएगी। किससे? इस वाली कंडीशन से, क्योंकि दोनों का सम 41 होना चाहिए ना। अगर ब्रेथ को मैं 25 ले लूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 16। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 25 इंटू 16 इजिकल टू 400, बिल्कुल सही जवाब 25 हो सकता है। क्या लेंथ ऑफ ब्रेथ, अगर ब्रेथ 16 नहीं हो सकती, अगर मैं बी की वैल्यू 16 रखूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 25, इसी की वजह से, क्योंकि 41 होना चाहिए सब, और यहाँ पे आना चाहिए। तो लेंथ अगर कितनी है आपकी, आ, ये हो जाएगा 16 इंटू, अगर मैं 25 करूँ तभी भी तो 400 ही आ रहा है, चाहे कैसा भी मल्टीप्लीकेशन करो। तो इसके आंसर दोनों थे, ठीक है, इसके आंसर ए और बी दोनों हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसके आंसर क्या होंगे, 1 एंड 2 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता तो इसको मार्क्स सबको मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे mn की वैल्यू दे रखी है, बोला कि कौन सा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर दे रखा है और इसमें पूछा हुआ कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, 11 का क्यूब है। देखो भाई, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा 20 तक के क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको हमेशा याद होने चाहिए, और 20 तक के बाहर, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश से पढ़े हो, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। तो ये 11 का क्यूब है, तो एम एन की पावर मुझे दिख गई है कि यहाँ पे 11/3 होगा, तो एन की वैल्यू 3 हो गई, एम की वैल्यू 11 हो गई, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 10, और 10 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आपको मॉडुलस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, जो मैथमेटिक्स वाला होगा ना, वो भी कई बार इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है ना, जो आपका आर्ट्स वाले होंगे वो तो शायद छेड़े भी ना इस क्वेश्चन को, या फिर जिन्होंने सीखी होगी, तो कई बहुत सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन भी ये वाले क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस की कंडीशन 2 होती है। कई बार सीधे लड़के सोचेंगे कि p माइनस 10 को इज इक्वल टू 12 कर देंगे, और p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 22। ठीक है, तो p की वैल्यू 22 आ गई। यहाँ पे से करेंगे, सीधे करेंगे 4k माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू ऑफ 6, और यहाँ पे करेंगे इधर चल जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। अब सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, 22/4 या आ जाएगा 11/2, और डायरेक्टली मार देंगे नन ऑफ दिस, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस की 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस की क्या होती है, 2 कंडीशन। एक कंडीशन तो सही बोला कि जो p/k होगा वो कितना आ सकता है, p/k की वैल्यू मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 11/2 होगी। ठीक है, फाइन। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे जब मॉडुलस हटेगा ना, तो एक बार जब मॉडुलस हटता है तो एक बार पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती से अंदर वाली चीज नेगेटिव आ गई ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बाहर से नेगेटिव देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ऑफ 12। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस p आ जाएगा, ये प्लस 10 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे देना पड़ेगा -4k प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 फिर से वापस आएगा इधर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 इधर आ जाएगा, तो ये 6 माइनस चल जाएगा, माइनस ऑफ 6, एंड दिस बिकम इज इक्वल टू, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, +4, और ये जगह इधर +4, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो p/k कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ठीक है, 1 -2 भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर -2 भी हो सकता है। फिर दूसरी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हो जाएगा आपका p - इक्वल टू, p की वैल्यू 22 आ रही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे शायद मैंने गलत कर रखा है एक चीज, 4k - 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 16, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो -22 भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है ना, इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका -2 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जो मोस्ट कॉमनली लोग करते हैं कि सीधे मैंने हटा दिया, तो p की वैल्यू 22 आ गई, और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करें तो 16, और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 4 जा 16, और 22/4 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर p की वैल्यू 22 मान लेते हैं, ठीक है, p की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 22, और यहाँ पे करेंगे 10 16, और 16 में से क्या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ पे ना, और यहाँ पे p की वैल्यू 22। दूसरी कंडीशन में हमने निकाली p की वैल्यू -2, और k की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये हो जाएगा -10, ये आ जाएगा k की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपको 22/4 तो मिल नहीं रहा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हम रख सकते हैं आंसर। ठीक है, इसका बाकी मुझे पता नहीं है आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है शायद मैंने, तो -2 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द मीनिंग ऑफ प्लस, ये नेगेटिव पॉजिटिव करना है, यहाँ पे आपको जाएगा 125, एंड नेगेटिव को डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे 5, मल्टीप्लीकेशन को कर रखा है, एंड मल्टीप्लाइज प्लस, प्लस कर दो 10, डिवाइड को कर रखा है मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 30, एंड प्लस को कर रखा है -28। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले डिवाइड होगा तो 25 आ जाएगा, प्लस फिर हम क्या करते हैं, हमेशा पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 130 - 128, ये आ जाएगा 102, 127 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो,
अगर आपको कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, जैसे अगर आप लोगों ने डायरेक्टली अगर आइडेंटिटी वगैरह जानते हो तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता तो पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग, और दिस इज एक्स बिकम 0 अपॉन 1, 0.0, 0 बाइन, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं रख सकते, वैसे आइडेंटिटी में लग रहा है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। सीधे सीधे आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अपॉन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 1 की आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिससे ये कट जाएगा, और ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और ये एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ही बचेगा, तो 1 इसका आंसर। इसमें क्या करना है, 4 5 20, 5 3 15, यहाँ पे 5 है, उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 5 30, 4 से 24, यहाँ पे 6 बच रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 और 7 5 35, कितना बचा 7, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौको 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है द लाइब्रेरी हैज अ 520, आपके कितने 500 विजिटर हैं संडे में, तो 240 और दिन में आते हैं। ठीक है, तो बोला कि एवरेज क्या होगा, देखो 520 हो गया, 520 का बोला कि संडे से स्टार्ट है, तो एक महीने में 5 ही संडे हो सकते हैं, उससे ज्यादा संडे नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी 240 आते हैं आपके 25 दिन में। ठीक है, और 30 आपको डिवाइड करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, अब कर लीजिए यहाँ पे, तो 5 टू 10, हालांकि 1 5 25 26, 260 आ जाएगा, 24 25, तो 25 625 में से आपने क्या कर दिया, 625 में आपने क्या कर दिया, 625 में से आपने 25 माइनस कर दिया, तो 600 आएगा। ठीक है, 600 किया और डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 860। ठीक है, 860 आ रहा है। ओके, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अगर आप करोगे इसे 3 2 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 26, तो 3 8 जा 24 एंड 2 0 3 6 जा 18, तो 286 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 286 पॉइंट, यहाँ पे 285 दिख रहा है, तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 286 दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन ये सबसे करीब वाला है, तो उस पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, 285, तो यहाँ पे 285 देखा, 285 इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलत कौन सा जाएगा, देखो यहाँ पे 10 बड़ा, यहाँ पे 20 बड़ा, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, -10 हो गया, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 73 इज द इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्लस माइनस करना था। ओके, तो आप लोग ने कर लिया होगा ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि किया नहीं है, अभी मैं कर नहीं सकता हूँ इसको, जल्दी टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हाउ बोला कि काऊ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो भाई जो लेग्स हैं वो क्या है, 14 मुड़ हैं दुगनी गर्दन से। एक चीज सोचो भाई, देखो एक काऊ की गर्दन हो सकती है, एक उसकी गर्दन हो सकती है, किसकी, हैन की, लेकिन जो 14 है ना, ये 14 ज्यादा है, लेग जो है वो 14 ज्यादा है, किससे, दो गर्दनों से। तो ज्यादा, जो 14 ज्यादा होंगे, क्यों होंगे भाई 14 ज्यादा, क्योंकि जो हैन के है ना, हैन के कितने होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, और गाय के कितने होते हैं, 4 लेग्स, मतलब जो 14 जो ज्यादा आ रहा है वो गाय की वजह से आ रहा है, तो दो मतलब गाय, सात सात गाय रही होंगी। ठीक है, लॉजिकल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, इसमें बोला कि ये ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 + 2√3। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 4 + 2√3 ए स्क्वायर, और मैं इसी का 1/a² कर दूं ना, ए स्क्वायर कर दूं, तो आप लिखोगे 4 + 2√3। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये रख दी। ओके ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने के लिए हम करेंगे, तो ए स्क्वायर की जो अगर मैं रेशनलाइज करूँ, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 - 2 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 2√3, और नीचे करोगे आप 4, यहाँ पे मैंने क्या रेशनलाइज 4 - 2√3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आ जाएगा 16 - 2 दूनी 4 4 तियां 12। ठीक है, और 16 में से 12 गया, बन जाएगा 4, तो ए 1 - a² की वैल्यू ये आ गई। अब इस आप 4 को यहाँ डालोगे, तो ये आ जाएगा 4/a² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 - 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, आप लिख लोगे, तो ये आ जाएगा 4 + 2√3, और फिर प्लस करोगे 4 - 2√3। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको ये मिल रही है, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है ये। ठीक है, तो काटोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा 8, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखो बी सी डी, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ जी, फिर एच आ गया, फिर आई जे,
फिर के आएगा, तो के का पहला ऑप्शन है, सिर्फ ए ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या है कि वेडनेसडे है, 2004 में वेडनेसडे है 1 फरवरी को, ठीक है। तो 3 को क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 1 से लेकर ना आपको पता है कि 28 दिन हो, मतलब जो अगर लीप ईयर है ना तो उसमें 29 दिन होंगे, तो पहली तारीख को अगर आपका हुआ है तो 28वें दिन मतलब 29 तारीख, इसके 28 दिन बाद उस दिन भी क्या होगा? वेडनेसडे। तो मतलब 29 फरवरी को आपका आंसर क्या होगा? वेडनेसडे। फिर 1 मार्च को कितना होगा आपका? थर्सडे। 2 को क्या होगा? फ्राइडे। 3 को क्या होगा? सैटरडे। तो आंसर इज सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया आपको सर्कल का, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, आपको सर्कल दिया आपसे, पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी कितना होगा? तो इसका सर्कल है ना, इसका 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी? 16 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कटा, 2 8 हो जाएगी, आर की वैल्यू 8 आ गई। अगर आर की वैल्यू 8 आ गई तो पूरी ये कितनी आ जाएगी? 16 इसका डायमीटर, इसकी साइड आएगा 16 चौको 64, इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो होप सो ये आपको बातें समझ गई होंगी। लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है शायद। और आप क्या करना है, जिन लोगों ने अपने अपने जिन लोगों ने भी आपने टेस्ट दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना, अपने कॉपी में, और अपने उससे जब आप पोस्ट करोगे तो वहाँ पे आप बता देना कि आपने जैसे 70 अटेम्प्ट किए हैं, 70 में से आपके 65 सही हैं, 5 रॉन्ग होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो काउंट कर लीजिए कि 1/4 कटा, तो 1/4 कटा तो आपने किया 70 अटेम्प्ट किए थे, 65 आपके मार्क्स आए और 1/4 करके आपके 1.25 मार्क्स कट गए, तो आपके 64 ऐसे नंबर आए। ये करके आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप में आप भेजें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने लड़कों के साथ कंपटीशन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमेशा अपने के लिए लॉयल रहो, ऐसे नहीं कि किसी के झूठ झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं तैयारी करूँ, क्योंकि आप भले किसी के सामने तैयारी करके झूठ तो दिखा सकते हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो सब कुछ बोल देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो भी लोग सीरियस हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट लें, अपने मार्क्स लिखें और उसमें पोस्ट करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग नहीं, अगर नए हो, अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़े जाके टेलीग्राम चैनल में, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चले, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने डाल दी है मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। मिलते हैं, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।